हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 का पार्ट बी करेंगे, जो कि है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वॉर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम समझते हैं कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर जो है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1945 में जो है शुरू हो गया था और 1991 तक चला था। ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, कन्फ्रंटेशन था बिटवीन टू सुपर पावर, दैट इज़ यूएस एंड यूएसएसआर और उनके अलायंस के बीच में। इसको कोल्ड वॉर ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वर्ड कोल्ड है वो इसलिए यूज़ किया गया था, लार्ज नंबर पे कोई भी ऐसी फाइट नहीं हुई थी जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो। कोल्ड वॉर के पीरियड में हमने बहुत सारे वॉर देखे, फॉर एग्जांपल वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, पर हमने कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं देखा बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, इसलिए इसको कोल्ड वॉर बोला गया है। किसी भी तरह की न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं किया गया है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर कभी भी कन्वर्ट ही नहीं हुआ था हॉट वॉर में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ओरिजिन एंड द कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जो कि हमारा 1917 में हुआ था, उसके बाद रशिया जो है एज अ सुपर पावर आई। जब ये सब हो रहा था तभी जो रशिया ने क्या चाहा कि पीस मेंटेन करने के लिए सभी पावर होल्डर्स को एक सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर आना चाहिए और फॉर्म किया गया लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से कुछ साल पहले रशिया ने अपोज करा वेस्टर्न पावर को, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को, जो कि जर्मनी के प्रति थी, और इग्नोर करा उसके हर एक मूव्स को, जैसे कि जर्मनी कंट्रोल कर रही थी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को। इसके बाद ही हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हमें कोल्ड वॉर देखने के लिए मिल रहा था। कोल्ड वॉर टर्मिनेट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म हो गया था 1945 में, और उसके ख़त्म होते ही हमारा कोल्ड वॉर जो है शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर हमारे सामने आ गई थी, यूएस एंड यूएसएसआर। यूएस क्या चाहती थी कि जो है स्टेबिलिटी आ जाए वर्ल्ड में, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करे सब लोग, पर यूएसएसआर क्या चाहती थी कि सब लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर ले। तो हम बोल सकते हैं कोल्ड वॉर जो है एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था बिटवीन टू सुपर पावर्स, और यही हमारा रीज़न है फॉर द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ द कोल्ड वॉर। फर्स्ट फेज़ जो है हमारा 1946 में शुरू हो गया था और 1949 तक था। प्रॉब्लम जो है हमारी याल्टन कॉन्फ्रेंस से शुरू होती है, जो कि 1945 में हुई थी। इसमें क्या होता है, जर्मनी जो है 4 भागों में बांट दी जाती है, 4 जोन्स में डिवाइड कर दी जाती है, जहाँ पर कुछ लोग जो है यूएस के अंडर होते हैं और कुछ यूएसएसआर के। इस कॉन्फ्रेंस में ये भी डिसाइड किया जाता है कि वॉर के ख़त्म होते ही फ्री और फेयर इलेक्शन जो है हेल्ड होंगे ईस्टर्न यूरोप में। इस फेज़ में ही रशिया को चांस मिला सबसे पहले अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पोलैंड में। उसके बाद जो है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते रहे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। और दूसरी ओर अमेरिका ने जो हेल्प की ग्रीस की और तुर्की की एस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटलिज्म थ्रू टू मेन डॉक्ट्राइन, जो कि बनाया गया था मार्च 1947 में। और ये इसलिए बनाया गया था जिस कंट्री पे कम्युनिस्ट प्रेशर डाल रही है वो हेल्प ले सके यूएसएस से इन द फॉर्म ऑफ एड्स एंड आर्म। जून 1947 में मार्शल प्लान लॉन्च किया गया बाय यूएस से, और ये इसलिए था कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हेल्प दी जाए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को। 1948 में कम्युनिस्ट रूल के अंडर आ गया था चेकोस्लोवाकिया। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस वॉज ऑल्सो टेक प्लेस इन 1945 इन बर्लिन। इसी फ्रेज में नाटो भी फॉर्म्ड हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन 1949। नाटो का पर्पस था सिक्योर करना पीस को यूरोप में, प्रमोट करना कोऑपरेशन बिटवीन ऑल दी मेंबर्स और गारंटी देना उनकी फ्रीडम की। अगर नाटो में इन्वॉल्व किसी भी कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी मेंबर्स जो है हेल्प करेंगे उस कंट्री को। अब हम देखते हैं अपने सेकंड फेज़ को, जो हमारा 1949 से लेके 1953 तक चला। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि लीडरशिप यूएस एंड यूएसएसआर की चेंज हो गई। मॉस्को कॉन्फ्रेंस जो हमारी 1945 में हुई थी, उसमें यूएसए, यूएसएसआर, यूके ने डिसाइड करा कि हम स्टेबिलिटी लेके आएंगे फार ईस्ट में, स्पेशली कोरिया में, क्योंकि वहाँ पर जो है वॉर चल रहा था। जून 1950 में कोरिया में जो है वॉर शुरू हो गया था।
क्योंकि नॉर्थर्न कोरियन पीपल्स आर्मी ने इन्वेड कर दिया था साउथ कोरिया पे। फाइनली इन 1953 नॉर्थ कोरिया ने और साउथ कोरिया ने एक पीस ट्रीटी साइन की। इस फेज में हमने देखा कि कैसे एक पावर दूसरी पावर का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और कैसे पावर विद पॉलिटिक्स का गेम खेल रही है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड फेज़ की तरफ, जिसका टाइम पीरियड था 1953 टू 1957। इस फेज़ में अलग अलग तरह के रीजनल कॉपरेशन जो है अनाउंस किए गए थे बाय द सुपर पावर्स। सीटो वॉज फॉर्म्ड इन 1945, दैट इज़ साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाया गया था कलेक्टिव डिफेंस के लिए फॉर साउथ ईस्ट एशिया। मैडो वॉज फॉर्म्ड इन 1955, दैट इज़ मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं। 1955 में हमने वियतनाम वॉर भी देखा और वॉर्सो पैक्ट भी जो है बनाया गया 1955 में ही। वॉर्सो पैक्ट जो है फॉर्म किया गया अगेंस्ट नाटो, और इसमें ये था कि अगर आप हमारे किसी एक मेंबर पे भी अटैक करते हो तो हम कंसीडर करेंगे कि आपने सब पे अटैक किया है। थर्ड फेज़ में दोनों सुपर पावर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करती जा रही थी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और टेस्ट कर रही थी अलग अलग तरह के हाइड्रोजन बम को। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ फेज़ की तरफ, जिसका टाइम पीरियड है 1957 टू 1962। इस फ्रेज़ को देखा गया है दो एक्सट्रीम एंड्स के रूप में। पहला है हमारा थ्योरी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस डेवलपमेंट और दूसरा है मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट मे बी कन्वर्ट इनटू अ थर्ड वॉर। 1959 में रशिया का प्रेसिडेंट जो थे निकिता क्रुश्चेव थे, वो एक हिस्टोरिकल टूर पे गए जहाँ पे हमने क्या देखा कि जो है कॉपरेशन बढ़ रहा है वर्ल्ड के अंदर, एक मैसेज ऑफ कॉपरेशन सेपरेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। उसी टाइम पे 1961 में बर्लिन क्राइसिस हुआ, जहाँ पर जो ईस्टर्न बर्लिन के लोग हैं वो वेस्ट बर्लिन में जा रहे थे। इस वजह से जो है एक वॉल बना दी गई थी बिटवीन ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, उसी को हम बर्लिन क्राइसिस बोलते हैं। 1962 में हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा, जिसको पीक ऑफ कोल्ड वॉर भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जो रशिया है उसने क्यूबा को अपना बेस बनाया, वहाँ पर जो है न्यूक्लियर मिसाइल जो है सेट कर दी थी अगेंस्ट यूएस, और ये जो है एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता था, बट यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने वॉर नहीं करना चाहा और इसको आराम से बैठ के सॉल्व किया गया। इस वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को पीक ऑफ वॉर बोला जाता है, और अगर ये मैटर आराम से सॉल्व नहीं किया जाता तो एक और न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फेज़ की तरफ, जिसका टाइम पीरियड है हमारा 1962 टू 1969। इस फेज़ में हमने देखा कि कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बढ़ रही है बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होने के बाद जो है डिमांड बढ़ने लगी कि बैन लगा दिया जाए न्यूक्लियर वेपन्स पे। इस वजह से हमारा एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया गया इन 1968, जिसका एम था कि लिमिटेड सेपरेटो ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और इसके अंदर 3 एलिमेंट को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट था हमारा नॉन प्रोलिफरेशन, सेकंड था डिसआर्मामेंट और थर्ड था हमारा कि पीसफुल यूज़ किया जाए हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का। इस फ्रेज़ में ही एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, जिसके थ्रू पॉसिबल हुआ कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ फेज़ की तरफ, जिसका टाइम पीरियड है 1969 टू 1978। इस फेज़ में हम बहुत सी पीसफुल एग्रीमेंट्स देखेंगे बिटवीन टू सुपर पावर्स, जो कि हमारी इंटरनेशनल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए की जा रही थी। इस फेज़ में हमारा सोल्ट वन साइन हुआ इन 1972, दैट इज़ स्टैटिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। बांग्लादेश क्राइसिस हुआ 1971 में। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई इन 1978 में। इजिप्ट और इज़राइल वॉर हुआ इन 1973 में। ये सब हमें इस फ्रेज़ में मेंशन करने होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपने लास्ट फेज़ को, जिसका टाइम पीरियड है 1979 टू 1987। इसको हम न्यू कोल्ड वॉर एरा भी बोलते हैं। इसमें हमारा सोल्ट टू साइन हुआ था इन 1979।
जिसमें लिमिटेड कर दिया गया था टोटल ऑफ बोथ नेशन न्यूक्लियर फोर्सेस टू 2250 डिलीवरी व्हीकल्स में। और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।